तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत स्टार्ट हो गया क्या है? हाँ सर, स्टार्ट हो बहुत गया। बढ़िया है यार, मैं बहुत अच्छा हूँ और आई एम डूइंग वेरी गुड। क्या इस कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, इसके हाँ, इसके तो क्योंकि बड़ा कैंडिड कॉन्वर्सेशन है ना। और मैं सबसे पहले तो यार आपको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ, रक्षित और वैभव। और कितने महीने से हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। हैं मेरा ख्याल पिछले 7-8, हम्म, 5-6-7-8 महीने तो हो ही गए। हाँ सर, तो उससे भी ज़्यादा ही हो उससे भी गए। ज़्यादा हो गए। तो बीच में मेरी भी थोड़ी व्यस्तता रही हम्म, और आप भी बीच में शायद एक बार हमारी डेट फिक्स हुई थी, फिर आप जी। लोग कहीं बिजी हो गए। तो लेकिन मैं वाकई में, और ये इसलिए नहीं कि मेरे को आपकी तारीफ़ करनी है या हम ऑन कैमरा हैं या हो सकते हैं, बट वाकई में मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और दाद देना चाहूँगा आपकी थैंक यू। परसेवेरेंस के लिए कि आपका फॉलोअप बड़ा सॉलिड रहा। और मेरा जो लाइफ का जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं इस फॉलोअप को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। तो आप लोगों ने निरंतर जो है आप लगे रहे उस पर, और आज जो है भले ही हमें 6-7-8 महीने लगे, लेकिन अच्छा, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक एंड यू आई सर। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप थैंक लोग यू। लाइफ में जो भी आगे करें। थैंक यू सर। सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है माइग्रेशन को लेके। हम्म, मतलब अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड में माइग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि एक सब ये चाहते हैं कि मैं अपने घर में रहूं, घर में रह के मैं अपना फैमिली के साथ काम करूं और उन्हीं के साथ अपनी लाइफ बिताऊं। हम्म, पर ऐसा उत्तराखंड में ऐसा मतलब उत्तराखंड में ऐसा डेवलपमेंट क्यों नहीं है कि जो लोग जो बंदा अपने घर को छोड़ के बाहर शहरों में जा रहा है हम्म, काम करने के लिए, घर से दूर वहां रह के काम करता है और फिर पैसे भेजता है। हम्म, और बहुत सारे सर देखा गया है कि उत्तराखंड में बहुत से गांव घोस्ट विलेजेस भी बन गए कि हम्म। खाली हो गए, वहां मतलब देखने के लिए कोई है नहीं, रहता भी कोई नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब पहले पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि हो क्यों रहा है, मेन प्रॉब्लम क्या है इसका? देखिए रक्षित जी, ये जो पॉडकास्ट की आपने शुरुआत ही एक बड़े संवेदनशील मुद्दे से करी है उत्तराखंड राज्य के। और मैं वापस अगर पिछले 25-30 साल भी मैं अगर वापस जाऊं या उससे पहले भी जाऊं, तो जब उत्तराखंड राज्य का जो पूरा गठन हुआ, और जैसा आप जानते हैं राज्य का गठन ये 25 वर्ष इस नवंबर में पूरे होने वाले हैं, तो उससे भी जब हम पीछे जाते हैं तो यही तो मांग थी। जो जो उत्तराखंड का आम जनमानस जो इतनी भारी संख्या में सड़कों पर नीचे उतर करके आया, विशेष तौर पर मातृशक्ति हो, युवा हो, समाज का तमाम वर्ग हो, क्योंकि मांग यही थी कि लखनऊ जो सत्ता के गलियारे थे वो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से बहुत दूर थे। यहाँ की जो मांग थी, यहाँ की जो 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 मूलभूत चीज़ों को लेकर के जो पूरा आंदोलन हुआ, तो वो जो डिस्कनेक्ट था उसको पूरा करने के लिए कि हमारे अपने क्षेत्र में हमारे अपने लोगों का विकास होगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तो यही तो एक उसकी जो पूरी जो जो मूल सोच थी। ऑफ कोर्स संस्कृति की भी एक बात थी, एक अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि विकास उस किस्म का विकास नहीं हो रहा था, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे। तो इन्हीं तमाम कारणों को लेकर एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ और अंततः गतवा जैसा आप जानते हैं 27वां राज्य देश का उत्तराखंड सन उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को बना। 2000 में। अब इसी हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ में अगर हम माइग्रेशन को भी जोड़ते हैं, तो पिछले 25 सालों का अगर हम एक सरल तरीके के साथ में रिपोर्ट कार्ड देखें, तो इसमें तो कहीं कोई बोलने में गुरेज नहीं है कि चाहे वो हमारी सरकार रही हो या हमारी नीतियां रही हों या जो ज़मीनी हकीकत है, वो सभी कुछ यही दर्शाती है कि जो पलायन की दर है वो कम होने की बजाय वो असल में बढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपने स्तर से कुछ प्रयास ना किए हों, लेकिन जो भी प्रयास हुए या तो वो छुटपुट रहे, या उनमें निरंतरता नहीं रही, या वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाए। और स्वयं सरकार के आंकड़े ही हमें बताते हैं, क्योंकि सरकार ने स्वयं एक, पहले तो उसको पलायन आयोग कहते थे, उसका बाद में नामकरण भी, उसका नाम बदला गया, अब उसे पलायन निराकरण आयोग ऐसा कुछ नाम उसको कहते हैं। मजाकिया लहजे में तो लोग ये भी कहते हैं कि खुद पलायन आयोग ने जो है पौड़ी से पलायन कर दिया है। तो खैर वो भी एक बात है, लेकिन अगर हम वापस तथ्यात्मक चीज़ों के पर आए, तो स्वयं पलायन आयोग की जो समय समय पर रिपोर्ट्स निकलती हैं वही उत्तराखंड के जनमानस को बताती हैं कि राज्य में, और इसको लेकर के हम जैसे जैसे और बातचीत करेंगे हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं, जी। लेकिन मोटी मोटी बात अगर मैं एक लाइन में अपनी बात को यहाँ पर उसको समराइज करूं,
तो मैं यही कहूँगा कि स्वयं सरकार के आंकड़े और हमारी अपनी व्यक्तिगत जो थोड़ी बहुत समझ राज्य को लेकर के है, हमें यही बताती है, यही दिखाती है, यही दर्शाती है कि राज्य में पलायन कम होने के बजाय राज्य में पलायन बढ़ा है। और जो पलायन के जो परिणाम हैं, जिस किस्म का पलायन हो रहा है वो भी बदला है। लेकिन आने वाले थोड़ा सा इसको लेकर के और आगे चर्चा करते हैं। पहले आपका शायद कोई और सवाल होगा इसमें। सर ऐसा है कि जब उत्तराखंड बना, मतलब मांगे ये थी कि हम अलग राज्य हो, जो लखनऊ का, जैसे आपने बात की कि हमारी आवाजें लखनऊ तक नहीं पहुंच पा रही थी, या लखनऊ वाले जो लखनऊ में सत्ता बैठी थी वो यहाँ की प्रॉब्लमों को नहीं देख पा रही थी। पर आज के टाइम में जब उत्तराखंड अलग बन गया है, बनने के बावजूद क्यों हो रहा है सर? अब तो सरकारें अपने पास है ना, अब तो पावर अपने पास है, अब क्यों नहीं देख रहे वे उस चीज को? ये बहुत गूढ़ सवाल है आपका। और भाई इसे कैसे देखें? भाई देखिए, पहली बात अगर हमें समझने की कोशिश करें कि पलायन होता क्यों है, तो ये भी बड़ी स्वाभाविक बात है कि जो पलायन है, सबसे पहली बात तो रोजी रोटी की बात होती है, बिल्कुल रोजगार की बात होती है। कोई भी व्यक्ति क्यों पलायन करता है? पलायन भी अलग अलग किस्म का होता है। आज अगर आप उदाहरण के तौर पर, आप स्वयं युवा हैं, आज आप देहरादून में पढ़ते हैं, कल अगर आप कहीं, आपके सपने हो सकते हैं कि भाई मुझे कहीं विदेश में जाकर के कहीं मुझे पीएचडी करनी है, तो वो भी एक किस्म का पलायन है। लेकिन वो पलायन, उसे हम पलायन ऑफ प्रोग्रेस कह सकते हैं कि आप अपनी बेहतरी के लिए पलायन कर रहे हैं। लेकिन जो एक दूसरा जो पलायन है, जो कि चिंता का सबब है, वो है विवशता का पलायन और अभाव के कारण उपजता हुआ पलायन। तो मुझे लगता है आपका सवाल और जो तमाम चिंतक हैं पलायन को लेकर के, उनकी यही चिंता रहती है कि जहाँ पर पलायन ऑफ प्रोग्रेस हो रहा है, कहीं बेहतरी के लिए हो रहा है, निश्चित तौर पर जो है उसको तो हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए। आज अगर आप उत्तराखंड से कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं बेहतरी के लिए जाते हैं, कहीं व्यापार करने के लिए जाते हैं, वो अलग बात है। तो ये जो विवशता का जो पलायन है, इसकी जो जड़ है वो रोजगार का अभाव है। और मैं मोटी मोटी अगर बात बोलूँ, प्रदेश के 13 राज्यों में 50% जो पलायन होता है वो रोजगार के अभाव में हुआ है आज तक। इसके अलावा जो 2 अन्य प्रमुख कारण पलायन के हैं, वो शिक्षा और रोजगार है। तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य, तो 25% जो पलायन है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है। अब चूंकि वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, इसलिए पिताजी तो हो सकता है वहाँ पर रह करके अपना कोई व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, लेकिन परिवार को वो यहाँ भेज रहे हैं। और ऐसे ही करके स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं उसे उत्तराखंड राज्य का कहूँगा कि भले ही करोड़ों रुपए की मशीनें तो ऊपर पहुँच गई, लेकिन उस आमद में डॉक्टर नहीं पहुँच पाए। तो अगर इसको भी अगर हम समराइज करें, जो आपका जो सवाल था कि पलायन क्यों हो रहा है, तो मुख्य कारण, जैसा हमने कहा अपने सवाल को समराइज करते हुए, सर्वप्रथम रोजी रोटी का सवाल, और दूसरा जो है उसी के साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य का। तो ये 3 प्रमुख कारण, और इसके अलावा फिर अन्य कारण हैं। अब उदाहरण के तौर पर खेती चौपट हो गई है, आपको पता ही है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, कई जगह डिजास्टर के कारण लोगों का पलायन हो रहा है। तो ऐसी एक और बड़ी लंबी फेरिस्त पलायन के कारणों की है। एक थोड़ा डीप में चलते हैं इसको। जैसे आपने बताया कि हेल्थ और एजुकेशन से भी रिलेटिव पलायन हो रहा है, थोड़ा डीप में करते हैं। तो इसको फिर कैसे बदल सकते हैं हम? मतलब जो एजुकेशन, हेल्थ, मशीन, जैसे आपने बताया कि हेल्थ में हम मशीनरी तो भेज रहे हैं पर डॉक्टर नहीं भेज पा रहे, तो ऐसा क्या किया जाए कि वहां पर डॉक्टर भी पहुंच जाए मशीन के साथ साथ? देखिए, जब तक आप टुकड़ों में काम करेंगे और जब तक आपके काम में गंभीरता नहीं होगी, तब तक आपको परिणाम नहीं मिलने वाले। तो यही कुछ उत्तराखंड के संदर्भ में हुआ। ऐसा देखिए, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन तमाम दृष्टिकोण से पहाड़ की जो आवाज़ है वो कमज़ोर हुई है। पहाड़ की पीड़ा एक तरफ बड़ी है, वहीं पर आवाज़ पहाड़ की कम हुई है। और इसमें मैं एक राजनीतिक पक्ष भी लाना चाहूँगा थोड़ी देर के बाद में, लेकिन पहले आपके सवाल को हम पूरा करते हैं। तो अब देखिए, शिक्षा है, अब क्योंकि स्वयं इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने चलती हैं। भाई अब शिक्षा की अगर हम बात करें, 16-17 हज़ार हमारे सामने जो है सरकारी स्कूल है उदाहरण के तौर पर, क्योंकि पहाड़ में तो अधिकांश आपके सरकारी स्कूल ही होंगे। अब उन 16,000 स्कूलों में से अगर 3,000 स्कूलों में, 4,000 स्कूलों में आपके प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे, आपके 16,000 में से कई जगह पर आपके पास सिर्फ एक टीचर होंगे, आपके पास कई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपके पास बहुत सारे विद्यार्थी होंगे लेकिन एक भी टीचर नहीं होंगे। तो ये जो पूरी कुव्यवस्था है, जहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं,
इसी के कारण तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही करके अगर अस्पतालों की बात करें, आज भी इतने सालों के बाद में खुदा न खास्ता अगर किसी की कोई तबीयत श्रीनगर जैसी जगह तक में खराब हो जाती है, रुद्रप्रयाग में खराब हो जाती है, तो हमारे अस्पताल क्या काम कर रहे हैं? वो तो रेफरल सेंटर का ही काम कर रहे हैं कि भैया वो जोशीमठ से वो आपको कर्णप्रयाग तक भेज देंगे, कर्णप्रयाग वाले आपको श्रीनगर भेज देंगे, श्रीनगर वाले आपको ऋषिकेश भेज देंगे, ऋषिकेश वाले अगर वहां पर इलाज होगा नहीं तो वो आपको देहरादून भेज देंगे। तो ये जो पूरी रेफरल अस्पतालों की जो चेन लगी हुई है, तो चाहे वो बात वहीं घूम फिर करके आती है, और बात आती है रोजगार की, बात आती है शिक्षा की, बात आती है स्वास्थ्य की, तो जब तक हमारे जो सिस्टम्स हैं, जब तक वो एक बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी वहाँ पर वो प्रदान नहीं करेंगे, तब तक दुर्भाग्यवश उत्तराखंड राज्य में पलायन होता रहेगा। एक और बात इसमें रक्षित ये भी जुड़ी हुई है कि, और ये भी कॉमन सेंस की बात है, कि जब हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आप अगर मेरे हाथ आप देखेंगे तो हम एक प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बुनियादी हेल्थ केयर है। उसके बाद में सेकेंडरी और उसके बाद में टर्शरी, यानी कि जो बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई बहुत सीरियस आपकी कोई बीमारी है। तो अब आपको पहाड़ों में तो आपको टर्शरी केयर को मजबूत नहीं करना है, आपको अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करना है। बेसिक जो कम से कम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, अगर लोगों की वही पूरी होती हैं और लोगों को सुविधाजनक तौर पर सुविधाएं अगर वहाँ पर सम्मानजनक से, सुविधाजनक तरीके से, कम खर्च पर अगर वो सुविधाएं मिलती हैं, तो लोग क्यों पलायन करेंगे? लोग पलायन नहीं करेंगे। तो एक तो ये वाला पक्ष है। मैं एक और बात आपके साथ जोड़ करके फिर मैं आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक और चीज़ साथ में क्या हुई है रक्षित, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो पलायन का जो उसका स्प्रेड है या जो उसका स्वरूप है, वो भी पिछले चंद वर्षों में बदला है। आज से अगर हम 20, 30, 40, 50 साल पीछे भी जाते हैं तो राज्य से जो पलायन होता था, तो पलायन करके लोग राज्य के बाहर, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़ या कोई मुंबई, कोई कहीं कहीं जाता था। लेकिन पिछले चंद सालों में हमने एक जो बड़ा ट्रेंड देखा है, वो ये देखा है कि आज की तारीख में लगभग 2/3 जो हमारा जो पलायन है वो राज्य के भीतर ही हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उदाहरण के तौर पर अगर आप पौड़ी के पास किसी गांव में रहते हैं या आप अल्मोड़ा के पास किसी गांव में रहते हैं, तो आप उत्तराखंड के ही किसी अन्य हिस्से में जाकर के पलायन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप देहरादून आकर के बस रहे हैं। अगर आप गढ़वाल क्षेत्र की बात करेंगे तो लोग देहरादून आकर के, ऋषिकेश आकर के, कोटद्वार आकर के बस रहे हैं। और अगर आप कुमाऊं मंडल की बात करेंगे तो चाहे रामनगर हो गया, हल्द्वानी हो गया, ऐसी जगहों में आकर बस रहे। तो एक तो ये वाला फिनोमिना हो गया। और जो दूसरा बड़ा फिनोमिना है वो ये है कि आप अगर उदाहरण के तौर पर, मैं जिले का नाम ले रहा हूँ, अगर आप रुद्रप्रयाग जिले के किसी दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं तो आप उस दूरस्थ क्षेत्र से 20 किलोमीटर पलायन करके आप रुद्रप्रयाग शहर के आसपास आकर के बस रहे हैं। तो जो हमारे छोटे छोटे कस्बे और जो हमारे शहर, टाउन्स जिन्हें हम कहेंगे, सिटीज उनको नहीं कह सकते हैं, वहाँ पर भी जो है ज़्यादा पलायन हो रहा है। तो इसके कारण भी खैर अलग किस्म की प्रॉब्लम्स उपज रही हैं। कैसी प्रॉब्लम? उदाहरण के तौर पर बड़ा देखिए, अब कोई भी जगह ले जाए, जोशीमठ का एग्जांपल ले लीजिए। आपको पता है कि भाई जनवरी 2023 में जोशीमठ पूरा सिंकिंग एक ग्लोबल नेशनल इश्यू बना। तो अब वहाँ पर बेतरतीब किस्म का अर्बनाइजेशन हुआ है। भाई वहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी की बात पिछले उत्तराखंड राज्य में 2.5 साल से हो रही है कि नहीं किसी भी एक जगह की एक पर्टिकुलर धारण क्षमता है। आज अगर हम इस कमरे में 100 लोग बैठ सकते हैं, अगर यहाँ पर 500 लोग बैठ जाएंगे तो कमरा ही चरमरा जाएगा। तो यही कुछ हाल हमारे शहरों का, हमारे कुछ हिल स्टेशंस का हुआ है। और चूंकि इन शहरों में किसी किस्म की सुविधा नहीं है, वो जोशीमठ तो एक बानगी है, ऐसे तमाम उदाहरण जोशीमठ के आलोक में, चाहे वो कर्णप्रयाग हो, भटवाड़ी हो, और एक बड़ी लंबी फहरिस्त। तो वहाँ पर लोग तो आकर बस गए, वहाँ पर होटल 4-4, 6-6 मंजिल के होटल बन गए, लेकिन वहाँ पर कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हुई, वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई, वहाँ पर किसी किस्म की सुविधा नहीं आ पाई। तो यही तो जो है हमारे शहरों के ऊपर दबाव है। और चाहे आज आप मसूरी की बात कर लें तो एक तरफ तो जोशीमठ और ऐसे अन्य छोटे शहर, और दूसरा आप कितनी बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, हाई कोर्ट तक जो है बार बार विचलित हो जाता है कि भैया नैनीताल में हमसे ट्रैफिक नहीं संभाल पा रहा है। तो चाहे वो नैनीताल की बात हो, चाहे मसूरी की बात हो, तो ये भी क्योंकि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ में लगे हुए हैं। हमारे साथी अभी चाय लेके आए हैं, तो अगर आप प्लीज़ यहाँ चाय रख देंगे। और वैभव, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर रक्षित को मुझे चाय पिलाएंगे तो क्योंकि पॉडकास्ट का तो पूरा मीनिंग ही है कि इट शुड बी अ वेरी नेचुरल कन्वर्सेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली है ना। हैप्पी बर्थडे सुनील, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भैया। तो प्लीज़ आप भी चाय लीजिए।
आई होप ये आप चाय वाले पार्ट को एडिट करके वीडियो में, हाँ प्लीज उसे एडिट मत करिएगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल चाय पीने का नेचुरल समय है, रहेगा हाँ। सर। ये बड़ा नेचुरल होना चाहिए ना प्लीज। बिल्कुल। हाँ तो हम ये पर जो हम जो चर्चा कर रहे हैं ये ठीक चल रही है क्या? यही, हाँ। ट्रैफिक की बात की थी यहाँ पर। यार अक्षय, ट्रैफिक पे आने से पहले सॉरी, मैंने एक बात का हल्का फुल्का जिक्र किया था, मैं उसका भी जिक्र कर दूं क्योंकि वो उत्तराखंड के संदर्भ में बड़ा जी महत्वपूर्ण है। हमने पलायन को पॉलिटिक्स यानी राजनीति से भी जोड़ा था। जैसे देखिए, उत्तराखंड राज्य में अभी तक 5 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, और जब राज्य का पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 में हुआ, तो जैसा आप जानते हैं राज्य में 13 जिले हैं, तो हमारे जो पर्वतीय इलाकों में 40 सीटें विधानसभा की हुआ करती थी और 30 सीटें हमारे मैदानी क्षेत्र में थी। 70 सीटें। तो 70 सीटें उत्तराखंड राज्य के लोकसभा में उदाहरण के तौर पर 5 हैं, विधानसभा में 70। तो आज जो आपकी राजनीतिक ताकत थी आपकी, वो पहाड़ में आपके पास 40 सीटें थी और 30 सीटें आपकी मैदान में थी। तो ये उसका स्प्रेड या उसका डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद में एक परिसीमन, जो डिलिमिटेशन की एक कवायद हुई, और उसके बाद में 2012 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, तो पहाड़ की 6 सीटें कम हो गई थी, पहाड़ की 40 से 34 और मैदान की 30 से 36। तो यहाँ 6 बढ़ गई, यहाँ 6 घट गई थी। और ये एक बहुत बड़ी आशंका है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पहाड़ में जनसंख्या कम है, उसको भी लेकर के आपकी और हमारी बातचीत अभी हुई थी। तो जो हमारे मैदानी जो जिले हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा दबाव पिछले चंद सालों में, विशेष तौर पर कोविड के बाद देखने को आया है। लेकिन मैं वापस अगर परिसीमन और डिलिमिटेशन में आऊँ, तो आशंका ये है कि जब अगला डिलिमिटेशन होगा, आज से भले ही वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद उसके परिणाम देखने को आएंगे या दुष्परिणाम देखने को आएंगे, और अगर 70 ही सीटें रहती हैं, तो ये पहाड़ की 34 सीटें और घटेंगी सर, ये और घटेंगी, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बढ़ेगी। क्योंकि परिसीमन अगर वो यही कहा जाता है कि उसका आधार जो होता है वो जनसंख्या होता है, और अगर आप जनसंख्या के आधार पर अपने परिसीमन को उत्तराखंड राज्य में करेंगे, तो रक्षित मूलभूत सवाल ये होगा कि अगर उत्तराखंड एक, अगर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कहना चाहिए कि उत्तराखंड चूंकि एक पर्वतीय राज्य है, लेकिन अगर आप उसकी पर्वतीय राज्य की अवधारणा को कायम रखना चाहते हैं, तो आप उसको आप राजनीतिक तौर पर तो कमजोर नहीं कर सकते ना। कल वहां पर अगर 20-25 सीटें रह गई और 50 सीटें यहाँ आ गई, तो किस बात का पर्वतीय या हिमालयन राज्य और इसी वजह से उत्तराखंड बना था। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। इसी कारण से तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ कि हम पहाड़ को एक अलग पहचान दें, एक अलग आइडेंटिटी, पर वही धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। उसकी अगर आप आइडेंटिटी को ही इरोड कर दोगे, तो जो पूरा जो एजिटेशन था, जो उसका पूरा ऑब्जेक्टिव था, जो उसका पूरा उद्देश्य था, आपने तो उसको पूरे को ही जो है डाइल्यूट कर दिया, उसको पूरा खत्म कर दिया। तो ये अपने आप में आज की तारीख में उत्तराखंड राज्य की भी एक बेहद बड़ी सामाजिक राजनीतिक चिंता है। इसमें सर लोगों को खड़े होकर बोलना चाहिए। अगर ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत मेजर प्रॉब्लम बन सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी। देखिए, पब्लिक से पहले, और मैं बड़ा एक्चुअली ब्लंटली इसमें राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा, और यहाँ पे मैं नाम के साथ में अनिल बलूनी जी का भी मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा। आज से कुछ महीने पहले उनका एक बयान छपा था, उसे मैंने बड़ा केयरफुली पढ़ा। तो वो लोग और उनके साथी लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप जाकर के पहाड़ में अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मेरे हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। इन सब प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मूलभूत चुनौती और समस्या उत्तराखंड राज्य के सामने है, वो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, ये जो पूरे हमारे मैदानी जिले हैं, यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के है। अभी एक बड़ी कॉमन सेंस की और बड़ी सिंपल मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ कि ये जो बातें अनिल बलूनी जी और उनके साथी कर रहे हैं कि हम काल्पनिक तौर पर, अगर आप यहाँ से 50,000 लोगों को भी वहाँ लेकर के चले जाते हैं, लेकिन उसी दौरान अगर यहाँ की जनसंख्या 5 लाख बढ़ जाती है, तो 5 लाख और 50,000 में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए मैंने उसको ऊँट के मुँह में जीरा कहा।
वो रणनीति जो है वो एक आपको अगर कोई परिणाम भी देगी तो आपको एक आंशिक परिणाम देगी। वो लोगों को इमोशनली तो जो है अपने साथ में हुक कर सकती है, लेकिन ईमानदारी के साथ बात करें तो उसका ज़मीनी स्तर पर उसके परिणाम जो आने वाले हैं मेरे हिसाब से उसके ज़ीरो परिणाम है। जब तक हमारे राजनेता, जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और ये रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी और जो तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं, उन्हें एक साथ मिलकर के आकर के इस बात को लेकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जिसको आपने कहा, इस आवाज़ के साथ में उत्तराखंड के जनमानस को जोड़ना पड़ेगा, विशेष तौर पर जो हमारा जो पहाड़ का समाज है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के चिंतनशील लोग हैं, वहाँ के शिक्षक लोग हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के युवा हैं, तो उनको जब तक जो है इस जन अभियान, जन आंदोलन में आप नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो आने वाले समय में जो है पहाड़ 25 सालों में कमज़ोर हुआ है, पहाड़ और कमज़ोर होगा। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। यहाँ सर ट्रैफिक की अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मसूरी में ट्रैफिक बढ़ रहा है, नैनीताल में ट्रैफिक बढ़ रहा है, मेजर देहरादून में ट्रैफिक बढ़ रहा है। सर यहाँ की कैपेसिटी तो कम है पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं इसको पॉपुलेशन से जोड़ूँ, उसी के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो सर कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं हम? क्योंकि कैपेसिटी तो हमारे पास बहुत कम है ना। मतलब जैसे एक कप है, कप में चाय इतनी आ सकती है, पर हम इसे भरते जा रहे हैं। वही हाल देहरादून का, मसूरी का, ऋषिकेश का हो रहा है। रक्षित, देखिए दो चीज़ें हैं। तो एक तो हो गई सिचुएशन एनालिसिस की, पहले हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करें जी। और निस्संदेह हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है और आज भी यही रहेगा कि हम उस सिचुएशन को समझने के बाद में कुछ सॉल्यूशंस की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल तो पहले जब हम अगर सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आप ही की बात को आगे ऐड करते हुए कहना चाहूँगा, राज्य का गठन 25 साल पहले हुआ। उस समय उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 85 लाख थी। आज 1.25 करोड़ कही जाती है, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास अनुमानित जनसंख्या है, क्योंकि सेंसस जो है पिछले 13-14 सालों से नहीं हुआ है। पिछला जनगणना जो 2011 में हुई 40 लाख बढ़ी है, तो 45 लाख के आसपास जनसंख्या बढ़ गई। यानी पिछले 25 सालों में उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 50% बढ़ गई। ये पहली बात तो ये वाली बात हो गई, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब राज्य का गठन हुआ उस समय राज्य में रजिस्टर्ड जो गाड़ियां थी, लगभग 4-5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड उत्तराखंड के तमाम जितने हमारे आरटीओ ऑफिस हैं, मेरे पास में आज का एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लगभग 35-36 लाख गाड़ियां जो हैं वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में रजिस्टर्ड हैं। तो 4 लाख से आपकी गाड़ियां 36 लाख हो गई। जनसंख्या आपकी 85 लाख से 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख हो गई। गाड़ियां 4 लाख से 36 लाख हो गई। इसी के साथ में पिछले चंद वर्षों में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सैलाब आया है। तो हमें क्योंकि टूरिस्ट और टूरिज्म और पिलग्रिमेज, उदाहरण के तौर पर ये स्वयं सरकार कहती है, चूँकि आंकड़े तो कोई है नहीं, लेकिन सरकार का भी ये बार बार अनुमान होता है और कहा जाता है कि 1.25 करोड़ के राज्य में एक साल में लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। 10 करोड़। अब ये भी देखिए एक अनुमान है, क्योंकि आप एग्जैक्ट काउंटिंग तो कर नहीं सकते हैं। अब 10 की जगह हो सकता है 12 करोड़ भी हो, लेकिन एक अनुमान आप लगा सकते हैं। तो जितनी हमारी जनसंख्या है उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा श्रद्धालु और पर्यटक राज्य में आ रहे हैं। तो अब ये भी एक स्याह वास्तविकता है। तो ये तो जो हमारी पूरी सिचुएशन हो गई कि ये हमारा लैंडस्केप है कि क्या बदलाव पिछले इतने सालों में आए हैं। और इसी के साथ में एक और बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि जहाँ पर जो कमी रह गई, वो कमी ये रह गई कि हमारी सरकारों ने, हमारे सिस्टम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अब इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा है कि जब चूंकि कोई आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप ही नहीं हुआ, इसलिए हर किसी को विवशता में अपनी आर्थिक सामर्थ्य के तौर पर, चाहे किसी ने 2 व्हीलर लिया या किसी ने 4 व्हीलर लिया, तो अब सभी घरों में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आ गए हैं। और बड़ी सामान्य बात है कि अगर किसी घर में 4 लोग रह रहे हैं, आज वहाँ पर भी अगर 4 गाड़ियाँ होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हमारा सिचुएशन एनालिसिस हो गया। इससे जुड़ी हुई कई और बातें हैं। अब आ गए भाई, जब ये ऐसी हालत होगी तो आपके तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही। अब आप अपनी रोड नेटवर्क कितनी बढ़ा लोगे? अब आप जितनी ज़्यादा आप रोड्स बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपको पेड़ों को भी काटना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन ट्रैफिक का है मेरी नज़र में, कम से कम वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने वाली बात है। जब तक आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं करेंगे, आप अपने ट्रैफिक की सिचुएशन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरी बात है जो कम से कम मैं महसूस करता हूँ
कि सरकार का फोकस हमेशा नई और नई सड़कें बनाने का रहता है, जी लेकिन जो ऑलरेडी सड़कें बनी हुई हैं और वहाँ पर जो अवरोध हैं उन्हें ठीक करने के ऊपर ध्यान नहीं जाता। या तो ये हमारे देश की कहीं ना कहीं काम करने की एक शैली है, क्योंकि हर साल बजट आना है, बजट ने खपना भी है, बजट की बंदर बांट भी होनी है, बजट के अलग अलग हिस्सों ने भी इधर उधर जाना है। तो आपके पास इस साल 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ का बजट आया, तो वो बजट हर साल खपने में ही लग रहा है। लेकिन आपने एक बार बना दिया, और आप ऐसे तमाम उदाहरण अपने आसपास देखेंगे कि आज से कुछ साल पहले पार्क बना, उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अब उस पार्क की रखरखाव नहीं हो रही है, अब नया पार्क बनाया जा रहा है। तो हर साल नए पार्क बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने बन रहे हैं उनका रखरखाव नहीं हो रहा है। वापस अगर इसी पर लौटे, तो जब तक आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जब तक आपकी फंक्शनल ट्रैफिक लाइट्स नहीं होंगी, जब तक आपके एनक्रोचमेंट्स नहीं हटेंगे, जब तक आपकी पार्किंग की सुविधा जो है डेवलप नहीं होगी, आप बनाते रहिए, आप बना दीजिए। आज की तारीख में जितनी सड़कें, आप 4 गुना सड़क बना दीजिए, उसके बावजूद भी जो है आप ट्रैफिक की प्रॉब्लम को इसलिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप चीज़ों को होलिस्टिकली नहीं देख रहे हैं। आपके पास में सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो है ये जो पूरी की पूरी कमियां हैं, आपके पास मैन पावर नहीं है। आज इस साल की अगर आप चारधाम यात्रा की बात करें तो अब की बार तो वैसे बहुत कम पर्यटक और श्रद्धालु आए हैं, लेकिन आम तौर पर आप भी पढ़ते हैं, आप भी देखते हैं, और सोशल मीडिया पटा रहता है, भरा रहता है ऋषिकेश के ट्रैफिक जाम से। नासूर हो चुका है, कैंसर का रूप ले चुका है उत्तराखंड में इस समय ट्रैफिक जाम। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये ट्रैफिक, आगे बढ़ते हैं, जो हम सिचुएशन एनालिसिस की बात कर रहे थे, वापस हम फिर सोल्यूशन पे लौटेंगे जी। अब कहने को तो सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि दिल्ली दून एक्सप्रेसवे हम 2.5 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, मैं इसी पे आने वाला। लेकिन आप देहरादून शहर के किसी भी आम, चाहे वो आपकी तरह युवा हो या मेरी तरह उम्र दराज हो, आप किसी भी थोड़े भी सेंसिबल व्यक्ति से बात कर लीजिए, उसकी यही चिंता है कि 2.5 घंटे में तो मैं अक्षरधाम से आसरौड़ी पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में आसरौड़ी के बाद में मैं अपने घर कब पहुंचूंगा उसकी किसी को लेकर के कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो बिट्स एंड पीसेस में जो काम हो रहा है, जहाँ पर हम किसी भी परियोजना को होलिस्टिकली नहीं देख रहे हैं, ये भी एक समाधान है कि ठीक है वो दिल्ली दून एक्सप्रेसवे तो बन गया, लेकिन उसके बाद अब क्या होगा। अब सरकार कह रही है रिस्पना बिंदाल का एलिवेटेड कॉरिडोर 6,200 करोड़ रुपए का बनाएंगे, लेकिन वो कॉरिडोर कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, अगर वो 5 साल के बाद बनेगा तो तब तक ट्रैफिक को लेकर के क्या होगा। तो मैं वापस अगर अपने सॉल्यूशंस पर आऊँ, जैसा मैंने कहा कि एक समय की मांग है कि हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत, बेहतर बनाना वो मूल मंत्र है, आपको उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। जो आपके करंट रोड ब्लॉक्स आपके करंट सिस्टम्स में हैं, आपको उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उन्हें बेहतर बनाना पड़ेगा। आपको सारे अपने एनक्रोचमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। आपको अपने शहर में वॉकेबिलिटी, पैदल चलना, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो सकता रक्षित। जो हमारे फुटपाथ हैं, क्या हम अपने फुटपाथ्स को एक किस्म से रिकवर नहीं कर सकते? अगर ये घंटाघर है, अगर सरकार एक ध्येय बना ले कि हम पहले चरण में घंटाघर के 1 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि मेरे जहन में ऐसे विचार आते हैं जी, तो मैं से अगर ये बोलूं कि ये मेरा घंटाघर है या हमारा घंटाघर है, और एक हम दृढ़ संकल्प लें कि अगले 1 महीने में हम घंटाघर के 1 महीने के रेडियस में अपने सारे के सारे फुटपाथ को रिकवर करेंगे। हमारा जो दूसरा महीना होगा वो दूसरा तीसरे महीने में हम 1 किलोमीटर से, तो ऐसे करके अगर हम राउंड अबाउट करके चलें, पहले फेज में 1 किलोमीटर, दूसरे में 2 किलोमीटर, तीसरे में 3 किलोमीटर, चौथे में 4 किलोमीटर, क्या ये आपको असंभव लगता है? इसके लिए तो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार तो कुछ भी कर सकती है, तो आप एनक्रोचमेंट्स क्यों नहीं हटा पाते हैं? तो जब तक हम वॉकेबिलिटी को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक जहाँ जहाँ संभव हो सकता है साइकिलिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो सुधरने वाली नहीं है। और हाँ सर, जैसे आपने बताया था अभी, सर जैसे अभी आपने बताया था कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो अभी जितना ट्रैफिक आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो उसके खुलने के बाद कितना ट्रैफिक आएगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। अभी जस्ट मैं आ रहा था, जस्ट आपके पास आ रहा था शूट करने के लिए, मैं परेशान हो गया, इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना रास्ते में। थोड़ी दूर जैसे निकला, थोड़ी दूर बाद फिर ट्रैफिक, जैसे आगे निकले थोड़ी दूर बाद फिर ट्रैफिक। एक नॉर्मल इंसान ये सोचने लगता है कि यार मैं निकल ही क्यों रहा हूँ। अब से सर मैं 3 साल पहले जब देहरादून में आया था,
जस्ट ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर में मेरे को देहरादून बहुत अच्छा लगता था, लिटरली बहुत अच्छा लगता था। एक तो यहाँ पर उस समय इतना ट्रैफिक नहीं था, पर्सनली सर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को इतना ट्रैफिक नहीं लगता था। दूसरा यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा लगता था कि ठंडा है, अच्छा है। पर आज के टाइम में देखते हैं मौसम में भी इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है कि जिसका कुछ जवाब नहीं है, इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है जिसका कुछ जवाब नहीं है। इसमें मेजर प्रॉब्लम किसको भुगतनी पड़ रही है? मेजर प्रॉब्लम तो एक आम इंसान को भुगतनी पड़ रही है ना, जो रह रहा है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर हम एक टाइम स्पैन में देखते हैं तो देखिए 3 साल तो कुछ भी नहीं होता, पलक झपकते ही 3 साल निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि 3 साल के छोटे अंतराल में ही आपने इतने बड़े बदलाव अपने सामने देखे हैं, तो ये तो नेचुरली एक बहुत बड़ा कॉज फॉर वरी है। और इसी के साथ में रक्षित, जो आपने जो बात बोली कि जो दिल्ली देहरादून का जो जो अनुमान भी स्वयं सरकार लगा रही है, भी मैं कुछ समय पहले कहीं पर एक कार्यक्रम में था जहाँ पर वहाँ पर उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री इस दून दिल्ली एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान ये है कि 4 गुना जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा। अब 4 गुना बढ़ता है, 2 गुना बढ़ता है तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर दुगना भी होता है तो ये, अब आप जो हम कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर, जो हम यहाँ की धारण क्षमता की बात कर रहे हैं, आप तो ये खुद कह रहे हैं कि आज की तारीख में ही जब ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल लोगों को एक किस्म से वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर लोगों की उनको इतना टेस्ट कर रहा है, उन्हें इतना परेशान कर रहा है, तो जब यहाँ पर दोगुना ट्रैफिक अगर यहाँ पर होगा तो स्थानीय लोग और यहाँ पर आने वाले पर्यटक दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड होंगे। और मुझे लगता है कि इसका जो खामियाजा है, मैं थोड़ा बहुत सहानुभूति रखता हूँ पुलिस वालों के साथ में, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी का ठीकरा जो है हम पुलिस वालों के ऊपर छोड़ देते हैं। और जो आपने गर्मी का जिक्र किया, वो भी इंसान है। 40-45 की डिग्री में अगर हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे पुलिस वाले जो हैं, ट्रैफिक लाइट यहाँ पर काफ़ी बार चलती ही नहीं है, तो ऐसे माहौल में किस किस्म से ट्रैफिक का ये जो संचालन होगा, आप उसे मैनेज कैसे करेंगे? और हम इतनी बार देखते हैं जब भी पर्यटकों का जमावड़ा आने की आशंका होती है, पुलिस ये हमेशा कहती है, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं कि हमारा प्लान ए भी है, प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। लेकिन जिस दिन सैलाब पर्यटकों का यहाँ पर उमड़ता है, प्लान ए बी सी डी ई सब धराशायी हो जाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त हो जाती हैं और लोग त्राही माम करते हैं। तो ये जो गर्मी का जो कॉकटेल, जो हीट वेव का कॉकटेल, जो ट्रैफिक का कॉकटेल और ये जो पूरा आवागमन का और ये जो पूरी अव्यवस्था का कॉकटेल जो होगा, ये कितना बड़ा कहर आम लोगों के ऊपर बरपाएगा। कोई टू व्हीलर में होगा और जो कार में भी बैठा होगा वो भी बेचारा अपने आप विचलित होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस ट्रैफिक को लेकर के जो है सरकारों की तरफ से वो गंभीरता है। वो उसको लेकर के यदा कदा बयान तो देते हैं, लेकिन मुझे उनके बयानों में सिंसियरिटी नहीं दिखाई देती है। सरकार की मैं एक और आलोचना इस बात को भी लेकर के करना चाहूँगा, क्योंकि उनका पूरा फोकस रिकॉर्ड बनाने के ऊपर रहता है। वो हमेशा कहते हैं कि भाई इतने आ गए, इतने आ गए। भाई आप रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में क्यों हो? आप तो जो है, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, आप उसके ऊपर जोर दें, आप उसको बेहतर करने पर जोर दें। आप इस बात को स्वीकारें कि आज के तारीख में एक आम व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक जाम जो है वो बन चुका है। तो जब तक आप ट्रैफिक जाम की समस्या को नहीं सुलझाएंगे, तब तक जो है कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। बिल्कुल सर, ट्रैफिक जैसे दिल्ली का भी तो यही हाल है ना सर। दिल्ली में भी तो ट्रैफिक इस तरीके से लगता है और मेरे को लग रहा है धीरे धीरे देहरादून भी दिल्ली में बदलने वाला है। तो ये तो जो अब दिल्ली दून एक्सप्रेसवे बनेगा तो कल कौन सी बड़ी बात है कि भाई जिस तरीके के साथ में आपका गाजियाबाद है या नोएडा है, वो दिल्ली के सबर्ब्स बन गए हैं। आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि देहरादून भी जो है दिल्ली का सबर्ब बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है हमें अपनी कोई छाती ठोकनी चाहिए और अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि भाई हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि दिल्ली बनना कोई बहुत बड़ी, आज के तारीख में देहरादून दिल्ली की एक कार्बन कॉपी बन जाए, ये कोई दिशा या यह कोई विजन नहीं होना चाहिए। हम अपनी फ़िज़ा को, अपने आबो हवा को दिल्ली से जितना ज़्यादा दूर रख सकें, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, ना कि हम दिल्ली की एक पुअर कार्बन कॉपी बन जाएं। इसमें सर ऐसा होगा कि अगर हम उनको कॉपी करने लगेंगे तो हम अपनी हेरिटेज को खो देंगे। हमारी आइडेंटिटी क्या रहेगी? हमने, वही तो मैंने कहा आपसे रक्षित, कि क्या हम एक और गाज़ियाबाद, एक और नोएडा, एक और गुड़गांव, एक और बुलंदशहर, एक और मेरठ बनना चाहते हैं? तो देहरादून का अपना एक स्थान
सदियों से रहा है, देहरादून की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान रही है, तो वो तो त्रासदी का क्षण होगा जिस दिन एक तरीके से स्वीकार कर लिया जाएगा, ये एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि जो दिल्ली जो है अब देहरादून से बिल्कुल जैसा मैंने कहा, मैं अपनी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप गुड़गांव में रह लीजिए या आप गाजियाबाद रह लीजिए या आप देहरादून रह लीजिए, तो वो जो कल्पना है वो कल्पना ही अपने आप में एक बड़ी भयावह कल्पना है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे दिल्ली में नोएडा है, ग्रेटर नोएडा बना दिया गया, एक थोड़ा अलग एक्सटेंशन लेके, ऐसे ही गुड़गांव में एक अलग एक्सटेंशन लेके बना दिया गया, तो क्या सर देहरादून में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि एक अलग एक्सटेंशन लेके बना दिया जाए कुछ, जहाँ थोड़ा डेवलपमेंट करके कंपनीज आ जाए, जिससे कि जो प्लान की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए और थोड़े ट्रैफिक से रिलेटिव भी थोड़ा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। आपने बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है रक्षित, और ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है जी। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने पूरे सचिवालय, अपनी पूरी विधानसभा, अपने सारी सरकारी दफ्तरों को शहर के एक किसी दूसरे हिस्से में या देहरादून से कहीं बाहर लेकर के जाते हैं, तो वो भी अपने आप में एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो सकता है। आज देहरादून शहर में ट्रैफिक जैम का जो एक बहुत बड़ा कारण शहर के भीतर जो स्थित बड़े बड़े सरकारी विभाग हैं, अब आप खुद ही कल्पना करिए कि अगर सचिवालय और वहाँ पर जो पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, तो पूरी सुभाष रोड और राजपुर रोड है, अगर ये पूरा का पूरा जमावड़ा अगर आप एक साथ उठा करके कहीं और ले जाते हैं, या जो जितने सरकारी ऑफिस हैं उन्हें यहाँ से अगर हम शिफ्ट करते हैं, उदाहरण के तौर पर जब हम राजधानी की बात करते हैं, आज 25 साल में तो उत्तराखंड राज्य की कोई राजधानी भी नहीं है। क्या उत्तराखंड राज्य की राजधानी थोड़ी है कोई इस समय? देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी नहीं है। इसको तो आपको बिल्कुल काट करके बिल्कुल अलग प्रोमो चलाना चाहिए। देहरादून थोड़ी है। 25 साल में उत्तराखंड राज्य की आज तक कहीं कोई राजधानी नहीं है। तो सर देहरादून तो एक प्रोविजनल कैपिटल है। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी नहीं है। तो देहरादून उत्तराखंड राज्य में इस समय 2 राजधानियां हैं। एक गैरसैंण राजधानी है जो एक ग्रीष्मकालीन है, और एक देहरादून कैपिटल। तो देहरादून जो है एक प्रोविजनल कैपिटल है। देहरादून एक कैपिटल नहीं है। जिस तरीके के साथ में अगर आप कहेंगे कि भाई किसी भी अगर आप उत्तर प्रदेश का कहेंगे कि भाई लखनऊ वहाँ की राजधानी है या किसी राज्य की फला राजधानी है, तो 25 साल के उत्तराखंड की आज तक टेक्निकली स्पीकिंग कहीं कोई राजधानी नहीं है। ऐसा क्यों सर? मैं इसके पीछे जानना अब इसके पीछे भी एक, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कोई अभी तक सरकारें कोई निर्णय नहीं ले पाई। कितने तो मुख्यमंत्री आकर के आ गए और चले गए, कितनी सरकारें आ गई, लेकिन चूंकि एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इसको अगर हम राज्य आंदोलन से जोड़ते हैं, तो राज्य आंदोलन के समय भी यही मांग थी, एक पर्वतीय राज्य की मूल अवधारणा की मांग कि राज्य की राजधानी जो बने वो गैरसैंण में बने। अगर आप गैरसैंण में राजधानी को लेकर के जाते हैं, तो जो आपने बात अभी उठाई, जिसको हम एक सॉल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं कि देहरादून को आप डीकंजेस्ट कैसे करते हैं, असल में ये बात यही है कि आप गैरसैंण को कैसे डेवलप करते हैं, एक पर्वतीय राज्य की आप एक पर्वतीय राजधानी कैसे बनाते हैं, आप उन सपनों को, उस आइडेंटिटी को, उसको कैसे फुलफिल करते हैं। अब लेकिन आपको ये पता है कि देखिए रियल एस्टेट को, आप और हम तो सरल नागरिक हैं, आप और हम तो खाली पॉडकास्ट बना के बात कर सकते हैं, क्योंकि आज हम रियल एस्टेट माफिया नहीं है। किन किन लोगों का कितना करोड़ों रुपया इस समय यहाँ के रियल एस्टेट में लगा होगा, ये आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किस किस के कौन कौन से कैसे कैसे हित यहाँ पर हैं, तो उन हितों को साधने के लिए राजधानी का निर्णय क्यों नहीं किया जाता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वापस उसको हम सॉल्यूशन के चश्मे से देखते हुए उसी राजधानी के मुद्दे को, अगर गैरसैंण में राजधानी जाती है, यहाँ से कुछ चीज़ों को डीकंजेस्ट किया जाता है, तो निसंदेह जो है इस किस्म के कोई क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। लेकिन इसकी जगह ये हमारा गैरसैंण, ये हमारे देहरादून के अंदर के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव सॉल्यूशंस, तो एक हम उसकी तरफ जाएं और यहाँ पर जो हम टिंकरिंग कर सकते हैं उसको करें। लेकिन अब फोकस अगर आप देखेंगे, सरकार ना तो इसके बारे में सोच रही है, ना सरकार इसके बारे में सोच रही है। उसे तो खाली मजा आ रहा है कि दिल्ली से देहरादून जो 4 गुना लोग कैसे आएंगे, तो उसका पूरा फोकस यहाँ पर है। वो यहाँ पर फोकस नहीं कर रही, वो यहाँ पर नहीं फोकस कर रही है। और जो फसाद की जड़ है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, वो प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। उस प्रॉब्लम को, यहाँ से आने वाली प्रॉब्लम को रोकने के लिए आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा और इस लोड को यहाँ से हटाते हुए कहीं और ले जाना पड़ेगा। तो एक किस्म से हमने एक सॉल्यूशन भी जो है मुझे लगता है आपके सवाल से एक गैरसैंण हो सकता है इस चीज का। डेफिनेटली हो सकता है। और जो हमने पहले बात करी, जब हम जहाँ पर राजनीतिक उसकी बात कर रहे हैं कि राजनीतिक ताकत की बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक पलायन की बात कर रहे हैं, हम सीटों की बात कर रहे हैं,
तो उस संदर्भ से भी जो है हमारी राजधानी पहाड़ में होती है, तो निसंदेह वो उत्तराखंड राज्य के लिए एक बेहतर कदम होता है। उसी के साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा जी। कि अब जब चारधाम ऑल वेदर रोड जो है, जब वो सड़क चौड़ी हो चुकी है, आने वाले वर्षों में आपका ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक जो है आपकी रेल लाइन जब वहाँ पर जाने वाली है, तो जब सारी चीज़ें जब वहाँ पर जा रही हैं, जब मोबिलिटी इंप्रूव हो रही है, तो वहाँ पर राजधानी क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है सर। निश्चित और तौर इससे पर हो जो सकती है। जो प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे हमने पहले बात की थी पलायन वाली, वो भी सोल्व वो हो भी जाएगी। वो भी बिल्कुल, वो तो नहले पे दहला है कि भाई जब आपकी राजधानी वहाँ जाएगी तो नेचुरली वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज बनेंगी। लेकिन इसमें रक्षित मेरा खाली एक ही निवेदन, या निवेदन भी क्या कहेंगे, एक आप और हम तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। जी। मुझे लगता है कम से कम कि कल वहाँ पर अगर डेवलपमेंट होता है राजधानी का, तो वो ऐसा कॉन्क्रीटाइजेशन का मॉडल नहीं होना चाहिए। वो पहाड़ की परिस्थितियों हेरिटेज को, को संभालते हुए हेरिटेज, हमारे लोकल आर्किटेक्चर को, लोकल मटेरियल्स को प्रमोट करते हुए, तो वहाँ डेवलपमेंट पर भी ले होनी जाकर के अगर जो है, अगर हम गैरसैंण में भी जाकर के जो है गुड़गांव मॉडल पर ही अगर वहाँ पर बिल्डिंगें बनाने लग जाएंगे, तो इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ा अन्याय उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं हो सकता। मुझे लगता है बात करते करते जो मेरे जहन से निकला कि वो गुड़गांव मॉडल को अगर हम गैरसैंण में फिट करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा दुखद वास्तविकता होगी। आगे बढ़ते हैं सर। जरूर। आपने सर पर्यावरण एक्सप्रेस के नाम से सर इनिशिएटिव भी चला रखा है, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हुए बताइए क्या है, क्या करते हैं। ये भी देखिए, एक ऊँट के मुंह में जीरा ही मैं कहता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश रहती है, एक हमारा एक सामाजिक संस्था है, जी। तो उसके माध्यम से हम ज़मीनी स्तर पर क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ कुछ प्रयास करते रहते हैं। मेरे साथियों का और मेरा कुछ काम प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के भी है, कुछ एडवोकेसी भी रहती है, कुछ रिपोर्ट्स भी हम लोग समय समय पर बनाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक अभी पिछले साल हम लोगों ने एक चारधाम यात्रा को लेकर के भी एक 66 पन्ने की डेटा बेस्ड रिपोर्ट निकाली थी। लेकिन मैं ऑनलाइन अवेलेबल है? ये ऑनलाइन अवेलेबल हमारी वेबसाइट पर है। लेकिन मैं आपके पर्यावरण एक्सप्रेस के अगर सवाल पर आऊँ, तो यही कहना चाहूँगा कि अभी हमने एक ऐसी गाड़ी की लॉन्चिंग करी है, जिस गाड़ी में जो एयर पोल्यूशन की जब हम बात करें, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो आपको पता है जब दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो बार बार AQI की बात होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है, PM 2.5, PM 10 की बात होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो गाड़ी जो है उसको मेजर करती है। पानी की जो है मॉनिटरिंग उस गाड़ी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी की। उसी के साथ में आने वाले समय में सॉइल मेजरमेंट, रेनफॉल मेजरमेंट। तो ये एक मोबाइल वैन है जिसे हम आजकल देहरादून शहर के अलग अलग स्कूलों में ले जा रहे हैं, छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं और डेटा के माध्यम से बता रहे हैं। और खाली यही उम्मीद है कि भाई थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सजग होंगे और अंततः गत्वा उनके जो चॉइसेस होंगी वो थोड़ा सस्टेनेबल बिहेवियर की तरफ प्रेरित होंगे। सर, इस पॉडकास्ट के लास्ट को समाप्त करते हुए लास्ट क्वेश्चन पे मैं पहुंचता हूं। सर, आप उत्तराखंड को कैसे देखना चाहते हो, क्या या कैसे देखते हो कि अगर ऐसा होता उत्तराखंड? हमारे पॉडकास्ट को कितने मिनट हो गए? अभी तो मैं फर्स्ट गियर पे चल रहा हूँ। कितनी देर हो गई हमें? 45 मिनट्स हो चुके हैं। गुड। तो मेरा सपना उत्तराखंड को लेकर एक जो पहला वर्ड मेरे जहन में आता है वो सस्टेनेबिलिटी का आता है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो राज्य उत्तराखंड है वो एक सतत तौर पर राज्य आगे बढ़े। राज्य ने बहुत से थपेड़े झेले हैं। आपने एक छोटा सा जिक्र अपना व्यक्तिगत अनुभव बोलते हुए ये किया कि पिछले 3 साल में आपने ही ट्रैफिक को और गर्मी को बढ़ते हुए देखा है। तो ये जो थपेड़ों की मार है, इनकी मारक क्षमता भी पिछले 5, 7, 10 सालों में बढ़ी है। और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट उत्तराखंड राज्य में 2013 की केदारनाथ आपदा को लेकर के आया था। बिल्कुल। तो हम अपने राज्य को एक सतत विकास के मॉडल को लेकर के आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब वो मॉडल क्या होगा, वो कैसे होगा? वो मॉडल ऐसा नहीं होगा कि वो पूंजीपतियों के हाथ में होगा, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और सीमेंट के इर्द गिर्द बना होगा, लेकिन उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों को और उस धरोहर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के लोगों को साथ लेकर चलते हुए, यहाँ के संसाधनों को प्रिजर्व करते हुए और स्विट्जरलैंड की कॉपी ना करते हुए। हम ये बोलना छोड़ दें
कि हम स्विट्जरलैंड हैं। भाई स्विट्जरलैंड वाले क्यों नहीं कहते कि हम उत्तराखंड हैं? हम किसी से अपनी कॉपी क्यों करें? हम अपनी कॉपी क्यों करें? हमारी आइडेंटिटी एक उत्तराखंड राज्य की आइडेंटिटी है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल पर आगे बढ़ें। उत्तराखंड के लोग बड़े बेहतरीन लोग हैं। उत्तराखंड का युवा देश के अन्य युवाओं की तरह वो भी कोई ना कोई हैंड होल्डिंग और कोई ना कोई मार्गदर्शन चाहता है। आज के दिन में कोई ये नहीं चाहता कि वो अपने घर से बाहर जा कर के उसे व्यवस्था का पलायन करना पड़े। जी। हमारे ही अपने राज्य में जो है लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं हों, छोटे छोटे मॉडल्स डेवलप हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हों, चाहे वो टूरिज़्म के हों। हमारे जो मॉडल्स हों वो डिसेंट्रलाइज मॉडल्स हों। हम सारी की सारी चीज़ें एक जगह ना थोपें। उदाहरण के तौर पर हमारा पूरा फोकस दिल्ली से देहरादून के 2.5 घंटे के एक बड़े हाईवे पर, देहरादून शहर की बात करें तो देहरादून का सारा कूड़ा शीशम बड़ा जगह ले जाने पर, सारा का सारा फोकस सिर्फ मसूरी और नैनीताल पर। तो मेरे जो सपनों का उत्तराखंड राज्य है वो एक ऐसा राज्य है कि राज्य के 13 जिलों के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे इकाइयों के तौर पर, जैसे हम कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, वहाँ पर लोग समृद्ध तौर से रहें, लोग स्वस्थ रहें, आपसी भाईचारा और सौहार्द जो लोगों में बना रहे, प्रदूषण का स्तर कम हो, हमारी नदियों की जो गुणवत्ता है वो बेहतर बने, हमारी जो वायु प्रदूषण और तमाम किस्म की जो पर्यावरणीय चुनौतियां आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगे, हमारे राज्य में एक बार फिर से एक हरियाली की क्रांति आए। ये जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है इसको हम लोग कैसे रेगुलेट कर सकें, हम नंबरों के पीछे ना भागें कि आज 10 करोड़ आ गए हमें 20 करोड़ लाने हैं। तो जब तक इस किस्म का विजन नहीं आएगा और जब तक उत्तराखंड के आम व्यक्ति को सरकारें सिस्टम साथ लेकर के नहीं चलेंगी तब तक जो है हमारा राज्य प्रगति नहीं कर पाएगा। दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड राज्य का कि हमें अपना हिमाचल जैसे कोई वाईएस परमार जैसा कोई विजनरी नेता नहीं मिला। तो यही कुछ चीज़ों के सपने उत्तराखंड राज्य को लेके मेरे हैं। मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड प्रगति करे, लेकिन सिर्फ जीडीपी के चश्मे से और सिर्फ कि भैया हमारी अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ से और 4 लाख करोड़ हो गई और प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे 2 लाख से 3 लाख हो गई, इस सिर्फ चश्मे से और इस पैमाने से, या हमारे यहाँ पे 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ आने लग गए, 15 करोड़ आने लग गए, मुझे लगता है कि ये आंकड़े, ये पूर्णता जो हैं ये सार्थक नहीं है। इसमें बहुत हद तक निरर्थकता है। और आखिरी बात यही कहूँगा रक्षित कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक अगर हम खुशहाली नहीं पहुँचा पाते हैं तब तक हमारा ये सपना और हमारा ये मिशन जो है वो पूरा नहीं होगा। देखिए, उत्तराखंड के युवा से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो कंस्ट्रक्टिवली, हो सकता है ये हाइपोथेटिकल हो, लेकिन उसके बावजूद कम से कम मैं ये चाहूँगा कि उत्तराखंड का जो युवा है वो पहली बात तो अपनी ऊर्जा ज़्यादा अपना भविष्य बनाने में लगाए। दूसरा, जो वास्तविकताएं जो बदलती हुई सिर्फ उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसको लेकर के भी और सजग बने। हम सब जानते हैं कि अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो किस किस्म से इंडस्ट्री में बदलाव आएंगे, दुनिया कैसे बदलेगी, थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के अगर जो आपका अपना स्किल सेट है, अगर आप अपने आप को कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, एडॉप्ट कर पाते हैं इन चीज़ों को, मुझे लगता है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी स्वीकारना होगा कि उत्तराखंड के सभी समस्त युवाओं के लिए सरकार के माध्यम से जो है उस नौकरी को जो है नहीं पाया जा सकता है। तो मैं तो कम से कम जो चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, मुझे लगता है कि आज का जो दौर है वो एक स्पेशलिस्ट होने का दौर है। अगर आप एक ही काम करें, आप अगर बिस्किट बना रहे हैं तो आप सिर्फ बिस्किट बनाने की ही महारत कर लें, कम से कम आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर बन जाएगी, आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक जनरलिस्ट का दौर है कि जहाँ पे लोग बहुत सारे काम करते हैं, आने वाले समय में क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और तमाम चीज़ों के कारण दुनिया बदलेगी, तो आज का युवा अपने आप को कैसे अडेप्ट करेगा, कैसे एडॉप्ट करेगा, कैसे अपने आप को अपग्रेड करेगा, ये संभावनाएं। और जो सुनने में आता है, हम देखते भी हैं कि सिर्फ युवाओं की बात ही नहीं, लेकिन आज पूरे समाज में जो तमाम किस्म के व्यसन हैं उनका भी चलन बढ़ा है। तो एक, चाहे आप मुझे अपना बड़ा भाई कह सकते हैं, अपना शुभचिंतक कह सकते हैं,
मैं तो सिर्फ आपसे यही अपील आपसे और अपने बच्चों से सभी से कर सकता हूँ कि इन चीज़ों से अगर हो सके हम जितना ज़्यादा दूर रहें, उसको लेकर के सामूहिक तौर पर एक समाज के तौर पर या युवाओं के तौर पर हम मिल करके ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम युवाओं का जो अटेंशन है वहाँ से डाइवर्ट करते हुए इधर लेकर के आएँ। और आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा जो हम सभी का अगर उसको हम दुश्मन ही कहें, वो हमारे हाथ का मोबाइल बन गया है। हम सभी लोग, और मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, कि हम लोग बड़ा अपना स्क्रीन टाइम जो है इसको लेकर के करते हैं। तो कुछ बड़ी कुछ छोटी बातों को ध्यान में इस रखते पे भी हुए सर हम काफी बात कर सकते हैं, ये हम बहुत लंबा हम टॉपिक हम है। अपना बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उसी से एक और सॉरी आखिरी बात जोड़ी हुई, क्योंकि मैं सामाजिक मुद्दों के साथ सरोकार रखता हूँ, तो मुझे बेहद खुशी होगी अगर उत्तराखंड के युवा जो हैं, लड़के लड़कियाँ, वो सामाजिक मुद्दों पे जो है अपनी और भागीदारी अगर सुनिश्चित करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। चाहे आपको एक्टिविज़्म करना है, चाहे आपको प्रोटेस्ट करना है, चाहे आपको पेड़ लगाने हैं, आपके जो भी तरीक़ों हों, आप उन तरीक़ों को सामने लेकर के जो है आप और सामने आएँगे। क्योंकि मेरी पीढ़ी ने और मुझसे कम उम्र के लोगों ने तो इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है, हमारी पूरी जनरेशन ने। तो इसे बचाने की भी ज़िम्मेदारी जो है वो आपके भी कंधों में कहीं न कहीं पर है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।